students, hope so you all be doing great. Welcome to Akazmi Academy. हिजाब काज़मी दिस साइड योर टीचर. स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपने थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. दैट्स रोल ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स. ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो लंग्स को डिस्कस किया था. ठीक है, और साथ में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को डिटेल में डिस्कस किया था और हमने जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में जो है वो पढ़ा था. राइट, आज हम जो है वो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. दैट्स हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये दो तरह के पिगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं. ठीक है, और ये होते क्या हैं, करना क्या होता है, इनका काम क्या होता है, और इनके जो डिटेल में हम स्टडी करेंगे इनके फंक्शन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक हो गया. अच्छा, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो हैं ये होते क्या हैं, कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, कलर्ड मॉलिक्यूल्स से मुराद यानी कोई ना कोई कलर इनमें होता है. और क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे काम करते हैं. यानी इनको ने क्या करना होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं रिवर्सिबली, यानी बाइंड भी कर सकते हैं और अनबाइंड भी कर सकते हैं. ठीक है, और मेन फंक्शन का ये होता है कि एज ऑक्सीजन कैरियर इन्हें काम करना होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाते हैं. ठीक है, और जितने भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं उनका जो कलर्ड नॉन प्रोटीन पोर्शन, फॉर एग्जांपल हीम एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी उन हर जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है ना उसके अंदर एक नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है, यानी वो पोर्शन जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है और वो कलर्ड होता है. ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर हीम जो है, हीम पार्ट जो है वो हमारे पास कलर्ड होता है. यही वो पार्ट है जो कि हमारे पास ब्लड का जो रेड कलर होता है ना वो बना रहा होता है, हीम जो हमारे पास पार्ट है. ठीक है, अब हीम ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसके अंदर आयरन होता है और 4 पायरोल रिंग्स होते हैं. ठीक है, आयरन कंटेनिंग ठीक है पार्ट होता है और इसके अंदर पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और यही हमारे पास ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन. ठीक है, ये जो ग्लोबिन पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन का. ठीक है, अब हीमोग्लोबिन तो इसका जो हीम पार्ट है उसका मैंने आपको बता दिया. अब ग्लोबिन की बात हम कर रहे हैं तो ग्लोबिन क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट होता है. इसमें 2 तरह की चेंज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, 2 अल्फ़ा चेंज प्रेजेंट होती हैं और 2 ही बीटा चेंज प्रेजेंट होती हैं. ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, 2 अल्फ़ा चेंज और 2 बीटा चेंज होती हैं. अब जो अल्फ़ा चेन होती है ना हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. हमें पता है, रही सी बात है, प्रोटीन पार्ट है तो उसके अंदर रही सी बात है अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट होंगे. तो अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं टोटल. ठीक है, इसी तरह से बीटा चेंज होती है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक बीटा चेन के अंदर. अब ओवरऑल हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा चेंज होती हैं और 2 ही बीटा चेंज होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 146 को, और 141 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स हमारे पास कितने हैं किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, तो आपका आंसर कितना बनेगा 574. राइट, यानी हमने क्या किया है, 2 चेन्स थी हमारे पास. ठीक है, एक अल्फ़ा चेन और दूसरी बीटा चेन. ठीक है, अल्फ़ा चेन में हमारे पास 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो 141 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 282. राइट, ठीक है, 282 आ जाएगा. और इसी तरह से जब हम 146 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 292. तो जब हम 292 और 282 को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे जो कि कितने हैं, 574. अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो बात याद रखनी है, ये बुक में मेंशन नहीं है ये चीज़ें, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आगे आप लोग काम आएंगे लाइफ में MD कैट वगैरह के अंदर. ठीक है, तो होता ये है, हीमोग्लोबिन इटसेल्फ क्या है, एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है. ठीक है, इसके अंदर 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेंज होती हैं, ये बस बता दिए, जो कि एसोसिएट होती हैं हीम के साथ, और एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है. अब ये आयरन जो होता है ना, यही क्या कर रहा होता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन जो है वो फिर ब्लड में कैरी कर रहा होता है. ठीक है, पूरे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. और हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो ये पिगमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और लोअर कंसनट्रेशन पे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है. ठीक है, किसकी बात हो रही है, हम हीमोग्लोबिन की बात करें. ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है ना, बेसिकली वो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और इसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो पूरे ब्लड में कैरी हो रहा होता है. राइट, अब हाई कंसनट्रेशन, यानी जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर तो ये पिगमेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा. और इसी तरह से जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो होगी तो ये पिगमेंट क्या करेगा, अपना जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को बताई है स्ट्रक्चर के बारे में, वो ये है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट जो है वो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और यही जो है वो कलर्ड पोर्शन होता है हमारे पास, यही कलर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसमें 4 तरह के पायरोल रिंग्स होते हैं और आयरन कंटेनिंग आयरन आयन्स इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है,
हीम के अंदर। और दूसरा जो ग्लोबिन पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने अल्फ़ा चेन के अंदर प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स हीमोग्लोबिन के अंदर, तो 141 आपका आंसर होगा। बीटा चेन का पूछे तो 146 होगा। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, तो फिर उस पर आपका 574 आंसर होगा, क्योंकि दोनों चेन्स के जब हम इंडिविजुअली अमाइनो एसिड से मल्टीप्लाई करके आंसर को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 574 आता है। ठीक हो गया, तो दैट्स ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट मूव करते हैं मायोग्लोबिन की तरफ। ठीक है, मायोग्लोबिन हमारे पास जो है ना, ये भी एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है और इसके अंदर हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है और ये चेन जो होती है कि आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, यानी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है और ये आयरन जो है वो क्या करता है, ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। हमें पता है हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, 4, राइट। ठीक है, और जो हमारे पास मायोग्लोबिन होता है ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, और ये स्केलेटल मसल्स में ही प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से हमारे पास जो हमारा मीट होता है ना, फ्लैश होता है बॉडी का, वो रेड अपीयरेंस रखता है। ठीक है, स्किन की बात नहीं हो रही, मीट की बात हो रही है। ठीक है, जो हमारे नीचे फ्लैश होता है ना, स्किन के नीचे वाला जो एरिया होता है वो रेड इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर स्केलेटल मसल्स के अंदर हमारे पास मायोग्लोबिन प्रेजेंट है और मायोग्लोबिन ही मेजर रीज़न है कि हमारा मीट जो है वो रेड अपीयरेंस रखता है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पे भी काम करता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस टू मसल सेल्स। ठीक है, यानी अब क्या हो रहा होता है कि मसल सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड काम करता है। यानी इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान, इंटरमीडिएट समथिंग इन बिटवीन। ठीक है, यानी पहले ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, हीमोग्लोबिन से मेटाबॉलिक साइट्स तक जा रही है, तो उसके दरमियान में वो मायोग्लोबिन से होकर जाती है। तो मायोग्लोबिन एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे काम करता है और मसल सेल्स के अंदर जो एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको कंडक्ट करवा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है जब उसका पार्शियल प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से रिड्यूस हो जाए। यानी 20 mm ऑफ Hg से जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो हो जाता है तो मायोग्लोबिन ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। इससे अच्छा अब ये कर कह रहे हैं कि स्टोर करता है ऑक्सीजन को रेस्टिंग मसल के अंदर और तब ही रिलीज़ करता है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है वो सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी ना होने के बराबर लाइक हो जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करना ख़त्म हो जाती है। तो फिर उस केस में ये जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है ना, इसके अंदर रेस्टिंग मसल के अंदर जो मायोग्लोबिन स्टोर कर होता है वो उसको रिलीज़ करता है। उस केस में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन एग्जॉस्ट हो जाए, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी हो, ना होने के बराबर बॉडी के अंदर रह जाए, तो फिर उस टाइम पर मायोग्लोबिन जो है वो एक्शन में आता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसने डिफरेंस आपको लिखा हुआ है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का। ये मेन डिफरेंस अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, इसके अलावा ईच मॉलिक्यूल में 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स होते हैं। इसमें हमें पता है एक आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होता है और ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन, जबकि ये ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है, राइट। ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, ये मसल में प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, इट हैज़ लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन, इट हैज़ मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, एफिनिटी से मुराद है कहते हैं एबिलिटी को। ठीक है, यानी इसकी जो है वो एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, किसकी, मायोग्लोबिन की, और हीमोग्लोबिन की कम है। ठीक है, जाहिर सी बात है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है तभी तो वो ऑक्सीजन को स्टोर भी कर पा रहा है। ठीक है, और इसके एफिनिटी ज़्यादा होने से मुराद हमारे पास बेसिकली ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन एफिनिटी कहते हैं किस चीज़ के साथ कह सकते हैं एबिलिटी। ठीक है, कंबाइन, यहाँ पे वैसे तो उसका मतलब एफिनिटी एबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ऑक्सीजन कंबाइनिंग एबिलिटी, यानी पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ कितना जल्दी कंबाइन कर सकता है। तो वो हमारे पास मायोग्लोबिन की ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास मायोग्लोबिन 20 mm ऑफ Hg तक, जब तक ऑक्सीजन का जो है वो पार्शियल प्रेशर रिड्यूस नहीं होता तब तक वो कंबाइन कर सकता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो 60 mm ऑफ Hg पे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, यानी 60 mm ऑफ Hg जो है वो जैसे ही अचीव होगा, इतना पार्शियल प्रेशर आएगा तो ऑक्सीजन लूज़ कर देगा हीमोग्लोबिन, जबकि मायोग्लोबिन 20 mm ऑफ Hg तक हमारे पास क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो इससे इसकी एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ये बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा पैच है, इसमें बता रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, यानी जो गैस हीटर्स जो रात के वक्त अगर ऑन रह जाएँ ओवरनाइट क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, यानी न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है कि इतने लोग हलाक हो गए
रात को चूल्हा ऑन रहेगा या कुछ इस तरह से गैस का कोई गैस लीकेज होगी और इतने लोग जो हैं वो इतने मतलब इस कमरे में इतने लोग मर गए, इस तरह से न्यूज़ आ रही होती है। तो वो हो क्या रहा होता है बेसिकली, यानी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक फ्यूम्स जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जिसे हम कहते हैं HCN, ये क्या होता है कि ये हमारे पास गैस हीटर्स से जो है ये निकल रहे होते हैं, ठीक है, ये फ्यूम्स वगैरह निकल रहे होते हैं। और ये क्या होता है, अगर ओवरनाइट यानी पूरी रात के लिए इनको क्लोज एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एबिलिटी जो है वो उसकी एबिलिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। यानी हीमोग्लोबिन वैसे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एबिलिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो इससे ये होता है कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बात समझ आएगा आप लोग को। यानी हमारे पास नॉर्मली तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पास एक्सपोज हो जाए पर्सन के ऊपर, तो वो फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करना स्टार्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। फिर क्या होगा, अगर कोई पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है या उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, उसको न्यूज़िया होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, हेडेक होने लग जाती है, मेंटल स्टेटस उसका बदल जाता है और चेरी रेड लिप्स हो जाते हैं उसके, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे उसे बता भी दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की उसकी एबिलिटी कितनी है, 249 टाइम्स देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से 249 टाइम्स ज़्यादा उसकी एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। अच्छा, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन की एबिलिटी को भी जो है वो कम कर देता है। यानी जो हीमोग्लोबिन की सेल्फ एबिलिटी है ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की टिश्यूज़ तक, उसको भी ये जो है वो कम कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ आज, तो इनको डिस्कस करते हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, ये वो इन्फेक्शन है जो हमारी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हमारी जो एयरवेज है, लंग्स हो गए, थ्रोट हो गए, साइनसेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आती हैं, उनके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी कह सकते हैं माल फंक्शनिंग हो जाए किसी भी तरह की, तो वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, थ्रोट के बारे में सबको पता है, गला होता है, एयरवेज का भी सबको पता है, लंग्स का भी पता है, साइनसेस माइट भी पॉसिबल, पता तो होगा सबको, लेकिन जिनको नहीं पता, कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए ये नई टर्म है, ठीक है। तो साइनस हमारे पास वो स्पेस होती है, ठीक है, हॉलो स्पेस होती है बोन्स के अंदर, स्पेशली अराउंड द नोज़, ठीक है। यानी जो हमारे बोन्स होती हैं उनके दरमियान जो हॉलो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ना, उनके अराउंड म्यूकस लाइनिंग होती है, ठीक है, बेसिकली। और ये जो स्पेसेस होती हैं इनको हम साइनसेस बोलते हैं, ठीक है। और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो है वो वायरल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, वो सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी किसी एक को अगर इन्फेक्शन है ऑलरेडी रिस्पायरेटरी, उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी होते हैं, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी होते हैं। तो अभी हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में साइनसाइटिस आ जाता है। अब साइनसाइटिस ये इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल साइनसेस है, जो कि एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन, नेज़ल साइनसेस जो वो साइनसेस जो हमारी नोज़ के गिर्द प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को आइडिया हो ना हो, लेकिन साइनसेस की जो है ना 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है मैक्सिलरी साइनसेस, जो कि चीक बोन्स होती है ना हमारी, उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं फ्रंटल साइनसेस, जो कि फ्रंटल बोन्स या फोरहेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, फोरहेड वाली एरिया में। एथमॉइड साइनसेस जो आइज़ के दरमियान प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एक और होते हैं स्फेनॉइड साइनसेस, जो कि बिहाइंड द नोज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब साइनसेस जो है वो बेसिकली साइनसाइटिस जो डिजीज़ है वो इन्हीं साइनसेस की जो है वो इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। नेज़ल साइनसेस टिपिकली बता रहे हैं क्योंकि मोस्टली नेज़ल साइनसेस ही जो है वो देखने में आता है। स्फेनॉइड साइनसेस जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अब साइनसेस जो है ये क्या होते हैं, ये वो होल्स होते हैं स्कल के अंदर, जो फेशियल बोन्स हमारी जो मुंह की हड्डियाँ होती हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनको हम साइनसेस बोलते हैं, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब ये एक्यूट भी होता है, वो एक्यूट जो कि 2 से 8 हफ्ते तक रहता है, और कुछ क्रोनिक भी होते हैं, लाइक जो 2 से 8 हफ्ते यानी 2 से 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड जिनका हो जाता है, क्रोनिक इसीलिए उसको बोलते हैं। कॉज की हम बात करें तो ये कोल्ड और वेट क्लाइमेट की, यानी अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में पर्सन रह या उसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम काफ़ी अरसे से रहा है, तो इस वजह से जो है उसको साइनसाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी इन्वायरमेंट में अगर किसी किस्म का पोल्यूशन है, स्मोक, डस्ट, ओवर क्राउडिंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा रश होना, डेंटल इन्फेक्शन, यानी उस पर्सन को अगर डेंटल इन्फेक्शन भी रह चुके हैं, वायरल इन्फेक्शन हो चुके हैं, तो ये सारे साइनसाइटिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है।
ये इसके मेजर कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, बुखार हो जाना, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक का बंद हो जाना, रेस्पी वॉइस यानी वो आवाज़ जो कि अगर आप कभी देखा हो किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो, ठीक है, कहते हैं इसमें कि मतलब इसे इंसान को बहुत ज़्यादा इसका गला ख़राब है, बोलते हुए उसकी आवाज़ जो है वो खड़खड़ाहट का शिकार है, तो वो रेस्पी वॉइस कहलाती है, ठीक है। पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज यानी नोज़ से जो है वो पस लाइक किस्म का जो है वो लिक्विड से निकलता है, ठीक है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल यानी उस पर्सन को सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाती है, उसे स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की। फेशियल पेन, मुंह में उसके दर्द होने लगता है, यानी फेस के एरियाज़ में दर्द होने लगता है, हेड एक होने लग जाती है, ठीक है। और इट्स समटाइम्स एग्रीवेटेड बाय बेंडिंग ओवर, यानी झुकने से उस पर्सन को जो है ना वो सर में दर्द होती है। ये जो है ना इसका कह सकते हैं मेजर और बहुत विजिबल सिम्टम है, यानी पर्सन जब झुकेगा ना नीचे की तरफ किसी भी सिचुएशन में, तो उसके जो है ना वो सर में पेन स्टार्ट हो जाएगी, हेडेक हो जाएगी, एकदम से दर्द की टीसें उठने लग जाएंगी। ये होता है हमारे पास सिम्टम एक साइनसाइटिस का। अब ट्रीटमेंट की बात करें, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना उसमें, तो इसमें एंटीबायोटिक्स और सल्फर ड्रग्स रिकमेंड कर देते हैं, मोस्टली जो है ना डॉक्टर्स यही करते हैं। इसके अलावा फिजिशियन ये भी कर सकता है कि नेबुलाइजेशन रिकमेंड कर दे पर्सन को कि वो जो है वो क्या करे, स्टीम वगैरह लेना, ठीक है। और नेबुलाइजेशन के जो प्रोसीजर होते हैं, इससे क्या होता है कि साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और रिकवरी जो है वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। नेबुलाइजेशन जो है वो पर्सन को मोस्टली रिकमेंड की जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी नेबुलाइज़र के थ्रू जो है वो क्या करते हैं कि जो है वो एक तरह से जैसे स्टीम नहीं लेते, जैसे नेबुलाइज़र के ज़रिए क्या करते हैं कि जो है वो मॉइस्ट करते हैं हमारे नेज़ल एरियाज़ को। तो इससे क्या होता है कि जब इंसान नेबुलाइजेशन की तरफ जाता है, नेबुलाइजेशन करवाता है अपनी या करता है खुद जो भी प्रोसीजर है, तो उससे ये होता है कि उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो साइनसेस में कम हो जाती है और रिकवरी स्पीड अप हो जाती है, राइट। अच्छा, ये तो होगी साइनसेस की बात होगी। अब साइनसाइटिस की बात हम लोगों ने कर ली, तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक्यूट और क्रोनिक होता है। तो इसमें ना एक्यूट भी हो सकता है, सब एक्यूट साइनसाइटिस भी होता है, क्रोनिक साइनसाइटिस भी होता है, ठीक है। अब एक्यूट साइनसाइटिस तकरीबन 4 हफ्ते तक रहता है, यानी 1 मंथ के अंदर ये रिकवर हो जाता है। सब एक्यूट साइनसाइटिस 1 से 3 महीने लेता है, और क्रोनिक साइनसाइटिस 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड ले सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और डिजीज़ है, दैट्स ओटाइटिस मीडिया। अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया जो है ये क्या होती है, मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, ठीक है, मिडल ईयर। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये मिडल ईयर का रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या लिंक्ड है। तो आप लोग को पता है कि हमारा जो नाक, कान और गला होता है, ठीक है, इनके जो ट्रैक होता है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें हमारे पास ईयर भी कनेक्टेड है। तो मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये मेल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टाशियन ट्यूब्स होते हैं। ये वो ट्यूब है जो हमारे फेरिंग्स के साथ जो है वो क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है हमारे एयर को, राइट। जो फेरिंग्स के अंदर आके जो है वो यूस्टाशियन ट्यूब हमारे पास एंड हो रही होती है। तो इसकी मेल फंक्शनिंग यानी इसमें कोई अगर ख़राबी आ जाए तो मोस्टली मिडल ईयर इन्फेक्शंस तभी होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब अगर प्रॉपर्ली काम ना कर रही हो तो क्या होता है कि जो मिडल ईयर से फ्लूइड है उसका जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर्ली नहीं होता है, यानी उसका जो फ्लूइड निकल रहा होता है उसका प्रॉपर्ली कोई ड्रेनेज नहीं हो रहा होता है, तो फ्लूइड जो है वो ईयर ड्रम में बनना स्टार्ट हो जाता है, ईयर ड्रम के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये ड्रेन नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इससे ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ठीक है। अब मिडल ईयर से जो है एक फ्लूइड से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास मिडल फिर यूस्टाशियन ट्यूब से होते हैं, हमारे फेरिंग्स में आते हैं, फेरिंग्स के जरिए डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है और वहीं से फिर एलिमिनेट हो जाता है, राइट। तो अगर यूस्टाशियन ट्यूब में कोई मेल फंक्शनिंग आई थी, कोई प्रॉपर्ली वो काम नहीं करी, तो ये फ्लूइड जो है वो प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो पाता है, वहाँ से ड्रेन होकर नेसोफेरिंग्स के थ्रू आगे नहीं जा पाता है। तो फिर उस ड्रेनेज की मेल फंक्शन की वजह से क्या होता है कि वो ईयर ड्रम में जाहिर सी बात है फ्लूइड तो आ रहा है, तो वहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब उसके बिल्डअप होने की वजह से क्या होता है कि उस एरिया के अंदर जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो उस फ्लूइड के अंदर फैलना स्टार्ट करते हैं, उनकी स्प्रेडिंग होती है, जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है मिडल ईयर का। अच्छा, इसमें रीज़न कौन से हो सकते हैं, कोल्ड हो सकता है या एलर्जी हो सकती है, जो कि क्या करती है कि स्वेलिंग कॉज कर देगी या कंजेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ नोज़, यानी नाक और गले की जो रास्ते हैं उनको जो है वो बंद कर देगी, उनकी जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगी इस फेयर एलर्जी या कोल्ड की वजह से। और यूस्टाशियन ट्यूब की भी स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये नॉर्मल ड्रेनेज जो है वो नहीं हो पाती है मिडल ईयर से, ठीक है। और यूस्टाशियन ट्यूब की मेल फंक्शनिंग यानी उसकी कोई मेल फॉर्मेशन होगी, यानी नेचुरली यूस्टाशियन ट्यूब जो है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट आ गया, ठीक है, कोई एनाटॉमिकल फॉल्ट आ गया, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो क्या होता है, हर चाइल्ड की बात करें यानी मोस्टली ये बच्चों में होता है ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो हर इंडिविजुअल में ये वेरी करता है, लेकिन यूजुअल सिम्टम्स की बात करें तो इरिटेटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, यानी नाक कान के अंदर जो है ना वो अजीब सी खारिश सी स्टार्ट होने लगती है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा,
या तो नींद आती ही नहीं है और या बहुत ज़्यादा सोने लग जाता है पर्सन, ठीक है, यानी और या एक तो उसको नींद आएगी नहीं या फिर सोने में से प्रॉब्लम आएगी या बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो दोनों कानों के अंदर जो है ना वो उस कानों को खींचना स्टार्ट कर देगा पर्सन, यानी उसको इतनी अंदर से एक टिंगलिंग और अजीब सी सेंसेशन सी होगी, इतनी अजीब सी कि ज़ाहिर इंसान कान के अंदर तो खारिज नहीं कर सकता ना अब, तो वो उसको इस तरह से करने के लिए अपने दोनों ईयर्स को जो है वो खींचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा बुखार हो सकता है बच्चों में या छोटे जो दूध पीते बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे जो होते हैं 5 से 6 साल की उम्र के, उनमें जो है वो बुखार भी हो सकता है। इसके अलावा कान से जो है वो फ्लूइड का गिरना, यानी कान से फ्लूइड का निकलना स्टार्ट हो जाना, ठीक है। इसके अलावा लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस का प्रॉब्लम आना, खड़े होते हुए चकरा जाना, ठीक है। इस तरह से हियरिंग डिफ़िकल्टीज़, कान सुनाई कम देना, एयर में पेन होना, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स में आ जाती हैं, ठीक है। और सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब इसमें आप लोग के पास जो ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक से ही लिंक्ड है। बेशक ये ईयर का है क्योंकि ईयर जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ है थ्रू फेरिंग्स। यूस्टाशियन ट्यूब जो है वो फेरिंग्स और उसको मिला दी होती है हमारे पास एयर को, मिडल एयर को, ठीक है। तो जब उसमें कोई मैल फंक्शनिंग होगी ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक मेडिकेशन दी जाती है बाय माउथ और ईयर ड्रॉप से, या तो माउथ ड्रॉप्स ये रहते हैं या ईयर ड्रॉप्स ये रहते हैं, ठीक है। और मेडिकेशन दी जाती है मुख्तलिफ़ तरह की पेन और फीवर को कम करने के लिए। इसके अलावा इन सब का कम्बिनेशन भी दिया जा सकता है, यानी एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती है, इसके अलावा मेडिकेशन पे भी उसको डाला जा सकता है पेशेंट को कि उसका पेन और फीवर जो है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस पर डिपेंड करता है केस कितना सेंसिटिव है, कितना स्फेयर है, और पर्सन की भी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और डॉक्टर फिजिशियन जो भी है उसके भी आगे कह सकते हैं कि अप्रोच पर डिपेंड करता है वो किस तरह से जो है वो इस मेडिकेशन को लेकर चलता है, वरना मोस्टली ट्रीटमेंट्स में यही करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले सो दैट फर्दर कोई भी न्यू वीडियो है तो आप इसको मिस ना करें। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आई हैव बिन वाचिंग द कमेंट सेक्शन, तो अगर आप लोग जो हैं किसी किस्म के टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं कि इस टिपिकल टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए वेदर वो किसी भी सब्जेक्ट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मेंशन कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगी, नो इशू, ठीक है। और इंशाल्लाह हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कोर्स को कवर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।